नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोहना में इस समय चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। ताजा उदाहरण सोहना के बाईपास पर देखने को मिला, जहां पर चंद दूरी पर पुलिस तैनात थी, लेकिन चोरों ने वहीं दो दुकान पर से 2 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामला सोहना के बाईपास रोड का है, जहां पर चोरों ने एक वर्कशॉप व स्पेयर्स पार्ट की दुकान में घुसकर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। बड़ी बात यह है कि 15 मीटर की दूरी पर पुलिस की ERV की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इस घटना के बाद व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष पनप रहा है। हालांकि बढ़ती चोरियों को लेकर हाल ही में व्यापार मंडल संघ ने एक बैठक का आयोजन किया था। बढ़ती चोरियों को लेकर शीघ्र ही पुलिस कमिश्नर से बात करने की बात रखी गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है। ना देखा तो ऊपर सारा टूटा हुआ था, जंगला वाला सारा कागज वागज बिखरे पड़े थे, सामान बिखरा पड़ा था, चैन से यहाँ से गायब हुए पड़े थे, काफ़ी सामान गायब हुआ पड़ा था, ऑयल की पेटी वो गायब हुई पड़ी थी और 2 बैग थे, उनको भर के जब ले गए बड़े आराम से, सब कुछ खाली डिब्बे उब्बे चेक करके जो महंगा सामान है उनको ले गए भर के। पुलिस को कंप्लेंट कर दी। फिर पड़ोस में एक और पहले बताया पुलिस, एक कंप्लेंट और लिखी हुई आपके पे लोकेशन पे। देखा तो बाहर निकल के वो पहुंची पड़ी थी पीछे, आप फिर इधर आए वो, उन्होंने देखा। अब देखो हुई है सुधार जी, अवतार सिंह जी के लड़के हैं सोनू जी, उनके यहाँ पे एक तो आपका कटर और कुछ लोहा, एक LED ये चोरी हुआ है। एक हमारे पड़ोस में ओम प्रकाश सैनी जी की बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, उसमें आपका सामान पेन सेट, 5000 रुपये कैश, कुछ हॉर्न आदि सामान चोरी हुआ है। करीब टोटल कितने की चोरी हुई है? करीब जो स्पेयर पार्ट्स वाले का सामान चोरी हुआ 20 से 25 हज़ार रुपये का, और जो अवतार सिंह जो सोनू जी हैं उनका सामान चोरी हुआ है 2 से 2.5 लाख रुपये का। तो मामला दर्ज कर दिया इसमें पुलिस को? बिल्कुल पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है। इसमें कोई फुटेज भी आई है? CCTV फुटेज नहीं, CCTV फुटेज कोई नहीं है। तो इन्होंने एंट्री कहाँ से करी है? इन्होंने एंट्री पीछे से करी है, जो वर्कशॉप में करी है, उनकी टीम शेड में से घुसे हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स वाले के एक रोशनदान जंगला बना हुआ है उसमें तोड़ के उसको घुसे। खबरों में बात करेंगे अब गुस्साए कर्मचारियों के बारे में। वेतन दिलाने के लिए एक बार फिर झाड़ू टिकाकर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि उनका वेतन वक्त पर दिया जाए। ये सभी पार्क में बैठे C2 सफाई कर्मचारी हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो कि बल्लभगढ़ ब्लॉक से है, और इनकी तनख्वाह अब तक सरकार ने अदा नहीं की है। ऐसे में कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब वो अपनी वेतन मांगने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपने इतने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, इनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है। हमारा देश आज बहुत आगे पहुंच चुका है। ऐसे में अभी इतनी बुरी मानसिकता सोच कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो कर्मचारी है, जो हमारे लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हमारे शहर को स्वच्छ और साफ रखते हैं, उनकी परवाह सरकार को नहीं है। ऐसे में इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना और उनको वेतन नहीं दिया तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिससे कि शहर के वासियों को परेशानी झेलनी होगी। बावजूद फरीदाबाद के तीन ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में दोनों ब्लॉकों की सैलरी मिल चुकी है, और बल्लर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके साथ शायद ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। इनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, इनके खातों में नहीं आया है। दूसरा, हमारे साथी अगर यहाँ सैलरी के लिए बात करने के लिए आते हैं, हमारे यूनियन कार्यकर्ता, तो उनसे जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों आते हो और आप इस तरह के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हो, आप काम कैसे करते होगे। मतलब आज देश हमारा 21वीं सदी में जा रहा है, और जो मनुवादी सोच है लोगों की आज भी वो उनके दिमागों पर हावी है। हम यदि स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, साफ कपड़ा पहनकर किसी दफ्तर में भी जाते हैं तो लोगों को दुखता है। क्या कब तक सेल कौन से महीने की नहीं है ये, और क्या वजह बताई जा रही है? हमारे पिछले महीने का वेतन रुका हुआ है, जो आज दूसरा महीना भी हमारा अंतिम चरण की तरफ है, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है कर्मचारियों की। क्या वजह बताई जा रही है? वजह कुछ भी नहीं है, बजट आ गया है तीनों ब्लॉकों का, दोनों ब्लॉकों की आ गई है, केवल इनका ढुलमुल रवैया है, काम ना करने का तरीका है। हमारे कर्मचारी की कोई भी छोटी मोटी यदि कमी रह जाती है, हालांकि मैं उसको कमी नहीं कहूँगा, क्षेत्रफल बड़ा है, गाँव की आबादी बड़ी है और कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, उस हिसाब से काम में यदि कोई थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आप काम नहीं करते। जब 2 कर्मचारी पूरे गांव में दे रखे, जहां गांव की संख्या है, जनसंख्या 5000 10,000, और वहां 2 कर्मचारी दे रखे हैं, तो वो काम कैसे करेंगे? 5000 काम को बिगाड़ने वाले और 2
2 व्यक्ति केवल काम को सुधारने वाले तो काम में दिक्कतें आती हैं। एक तो आबादी के हिसाब से इनको कर्मचारी भर्ती करने चाहिए। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गर्मी में बढ़ते बिजली संकट के बारे में। फरीदाबाद में लगातार बिजली के कट से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। बार बार बिजली कट से परेशान लोगों ने कहा कि बिजली के कट से सबसे ज्यादा घर में छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम तक 4 से 5 बार बिजली का कट लगता है। घर में लगाए हुए इन्वर्टर भी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाते। 2-3 घंटे लाइट ना होने की वजह से इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो जाती है। फ्रिज में रखा सारा सामान भी खराब होने का डर रहता है। सेक्टर 3 के लोगों ने कहा कि बिजली के कट से टंकियों में पानी भी नहीं भर पा रहा। जब भी मोटर चलाने के लिए जाते हैं तो लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से घर में साफ सफाई और कामकाज के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। एक तरफ जहां गर्मी ने लोगों को सता कर रखा है तो वहीं बिजली के कट भी लोगों को काफी परेशान कर रहा है। लोगों ने कहा कि अगर किसी बिजली कर्मचारी को फोन करके बिजली न आने की समस्या बताई जाती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कोई सीधा जवाब नहीं देता। कभी तार टूटना तो कभी ट्रांसफार्मर जल जाने की बात कही जाती है। लाइट बिजली के बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं, इससे सभी परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाइयों में भी वैसे भी है। अब सुबह से लाइट कटी हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। आपकी दुकान है, किस तरह फिर दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत, काम धंधे है नहीं कुछ भी, लोग परेशान हैं। अब कोरोना का नया वायरस आ रहा है, इससे लोग स्कूलों में भी वैसे भी अब हर कोई देखो दिक्कत तो सभी को हो रही है, लेकिन आगे कोई नहीं आता। सबको इतनी परेशानी हो रही है, आपस में डिस्कस करते हैं। रात को भी 3-4 बार आराम से जाती है। अब कभी कूलर बंद करते हैं, कभी पंखा चलाते हैं, ये परेशानी है। दिन में भी कई बार जाती है। तो दिक्कत तो ये आज से नहीं, ये कई दिन हो गए ये दिक्कत झेलते हुए। बच्चे हैं छोटे? हाँ नहीं, बच्चे तो खैर गए हैं बाहर, कॉलेज ड्यूटी पर गए हैं, लेकिन हम तो रहते हैं हाउसवाइफ हैं, तो दिक्कत तो होती है ना। अपन सुबह को है पानी है, बिना मोटर के अब आता नहीं है। अब लाइट नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा फिर, तो समस्या तो होती है ना। अभी इस वक्त लाइट आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही है। कब से गई है? अब सुबह से 3-4 बार जा ली। अभी भी सुबह हमने 2 बार तो चली गई है, क्योंकि सुबह हमने चलाई। लाइट की क्या स्थिति है आपके इलाके में? आज के उसमें तो ये लगा लो, लाइट दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार जा रही है। अभी लाइट गई हुई है अभी भी, और सुबह भी 1-2 बार चली गई है। ऐसी शाम को भी रात को भी ये परेशान होती है। ये लगा लो इतने परेशान है, इन्वर्टर भी हमारा काम नहीं कर रहा है। बार जितने करता है वो सारा डिस्चार्ज हो जाता है। अब किस तरीके से परेशानी होती है? गर्मी का मौसम इस टाइम ये लगा लो 43 डिग्री से टेम्परेचर चल रहा है। घर में भी आदमी कोई बाहर जाना हुआ है वैसे भी है, और घर में भी आदमी परेशान है। तो लाइट जो इन्वर्टर ही बैठ जाएगा तो लाइट आ नहीं रही, तो कैसे हुआ है। और ऐसी उस चक्कर में फ्रिज वगैरह भी है, जो वोल्टेज कम बढ़ती होती है उसमें फ्रिज भी ख़राब होने का डर है। एलसी जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो सारे खराब होने का वो रहता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले फजूपुर खादर में हरियाणा सरकार एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहभागिता द्वारा द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और तिगांव विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। मंत्री और विधायक दोनों ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रिबन काटने के बाद मंत्री और विधायक व साथ में मौजूद जिला उपायुक्त ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए गौशाला के अंदर पेड़ लगाए और पेड़ लगाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना परम धर्म है। हमें बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ कार्यक्रम में पहुंचे विधायक राजेश नागर ने गौ सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार गौशालाएं खोल रही है ताकि गाय इधर उधर सड़कों पर ना घूमे, उन्हें गौशाला के अंदर बेहतर सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ कई संगठन भी मिलकर गायों को बेहतर सुविधा देने का लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, अग्रवाल फाउंडेशन में एक हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में एक अच्छा काम करने जा रही है। ये संस्था बहुत पुरानी है। इसमें सभी पशु, चाहे बंदर, कुत्ता, बिल्ली और भी किसी भी तरह का कोई जानवर या पशु है, उसका इलाज भी है, उसकी देखभाल भी करेंगे, उसके चारे का भी इंतजाम करेंगे। अगर कोई उसको कोई
बीमारी है उसके लिए ये दवाई और उसका रखने का भी उनके पास इंतजाम है। और मैं तो ये कहूँगा कि गौ का दर्जा जो है गौ को माता कहा गया है और गौ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और हमारी प्रदेश सरकार ने भी जगह जगह गौशालाएं बनाई है और जो हमारी आवारा पशु सड़कों पे घुमा करते थे उनके लिए पशुओं की सेवा के लिए चुना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए ये बेजुबान है, दर्द को, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करता और ऐसे बेजुबान जानवरों की सेवा करना, उनका इलाज करना, उनका भरण पोषण करना, ये बहुत ही पुण्य करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे दिव्यांग पशु हो, इनको किसी की दया की जरूरत नहीं होती। मोदी की सरकार ने भी दिव्यांगजनों के लिए नई नई योजनाएं पिछले 7 सालों में बनाई। अब मैं उसका चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि समय भी नहीं है, मेरे भी आज कई कार्यक्रम और ये सबके सहयोग से होगा, खाली संस्था के सहयोग से नहीं। बढ़ता अगली खबर की ओर, फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लाला लाजपत राय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे देश में पिछले 15 दिनों से सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा चला हुआ है, जिसे सरकार और पार्टी मना रही है और आज पूरे देश में महापुरुषों को माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत वो सभी लाला लाजपत राय को माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। देश में पिछले 15 दिनों से सामाजिक सुरक्षा का पखवाड़ा चला हुआ है। इसके तहत सरकार की योजना को लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है। आज पूरे देश में महापुरुषों को माल्यार्पण का कार्यक्रम चला हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता लाला लाजपत राय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम योजनाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है और अंतिम व्यक्ति को सरकारी सुख सुविधाओं को पहुंचाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता हमेशा सत प्रयास रहते हैं। उसी कड़ी में हम लाला लाजपत राय चौक पर पहुंचे हैं। माननीय कृष्णपाल गुर्जर ने माल्यार्पण किए, हमने भी माल्यार्पण किए और जो अपने युवा पीढ़ी है उनको बताया है, याद दिलाया है कि स्वतंत्रता में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी उनको हमेशा याद रखेंगे और उनकी प्रेरणा स्वरूप जो अंतिम व्यक्ति है उनके लिए जो भी सरकार की सुविधाएं उनको लाभ जन जन तक पहुंचाएंगे। विधायक साहब, कहीं ना कहीं आप विकास को लेकर के बड़े अग्रणी रह रहे हैं और कब तक जो है फरीदाबाद विधानसभा को विकास? देखिए, मैं कहता हूं 70 साल के इतिहास में, जब से 1966 में बना है हरियाणा, ये फरीदाबाद की सीरत सूरत सब बदल जाएगी और एक नया फरीदाबाद देखने को मिलेगा। इतना सुंदर फरीदाबाद, चुनाव में मैंने इंदौर बनाने की बात कही थी, इंदौर से ज़्यादा सुंदर शहर फरीदाबाद बनने वाला है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मेरी मीडिया के साथियों से प्रार्थना है कि आप भी अपनी तरफ से पॉजिटिव बात चलाएं कि अगले 3-4 महीने में फरीदाबाद में बहुत अच्छा तेज़ी से विकास हो रहा है, नया फरीदाबाद देखने को मिलेगा। सभी रोडें अधिकतर काम चालू है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में सभी कामों को हम पूरा कर लेंगे। टैक्सी वेरिएंट आ गया है नया और कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर के सरकार भी अग्रणी नजर आ रही है। मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे में लोगों से? क्या सरकार के पूरे इंडिया में विश्व के सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। माननीय मोदी जी ने जो सोचा था उस हिसाब से उनके नेतृत्व में हम बहुत सुरक्षित हैं। पर तभी भी हमारे को सबसे मैं अपील करता हूं अपने सभी हरियाणा वासियों से, फरीदाबाद वासियों से कि प्रिकॉशन जरूर रखें, मास्क लगा के रखें और पर तब भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम हर तरह से, हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, डॉक्टर्स तैयार हैं, जो भी ऊपर वाले की कृपा होगी। मंत्री जी, लाला लाजपत राय चौक पहुंचे हैं, क्या कुछ खास प्रोग्राम है? देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा सरकार भी और पार्टी भी मना रही है और इसमें
जो महापुरुष है उनके लिए, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उनके लिए लगातार जो केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब के लिए उन लाभार्थियों के बीच में जाना, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना। और आज पूरे देश में महापुरुष, जितने हमारे महापुरुष हैं, उन सब का माल्यार्पण करना, उस निमित्त आज यहाँ आने का मौका हुआ है। और देश के लिए महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। खबरों में बात करेंगे अब बढ़ती गर्मी की। गर्मी ने अपना पारा हाई कर दिया है और इस हाई पारे ने किसानों की चिंता की लकीर बढ़ा दी है। मार्च के महीने में ही तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण गेहूं की फसल में पड़ने वाला दाना सिकुड़ गया, जिसके कारण गेहूं के वजन में प्रति 5 से 6 क्विंटल तक की कमी आई है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। गेहूं की बिजाई के समय किसानों के सामने रासायनिक खादों की भारी किल्लत सामने आई थी। किसानों ने बिना खाद के ही अपने खेतों में गेहूं की बिजाई की थी। पहले किसान पर खाद की मार पड़ी और अब किसान पर बढ़े हुए तापमान की मार पड़ रही है। दरअसल मार्च के महीने में ही शुरुआत में ही तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया, जबकि आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान सामान्य ही रहता है। गेहूं की फसल के प्रकार के लिए मार्च महीने में सामान्य तापमान रहना बेहद जरूरी है, ताकि गेहूं की फसल के बालों में अंदर जो दूधिया दाना होता है वो धीरे धीरे सामान्य तापमान से अच्छा पकता है और उसका वजन भी अच्छा बैठता है। लेकिन इस बार किसानों के साथ बढ़े हुए तापमान ने धोखा कर दिया। मार्च के महीने में ही तापमान सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण गेहूं की फसल अपने समय से करीब 20 दिन पहले ही पककर तैयार हो गई और अप्रैल के महीने में ही शुरू होने वाली गेहूं की कटाई मार्च महीने में ही किसानों को शुरू करनी पड़ी। खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब के बाद हरियाणा का लगभग दूसरा स्थान रहा है और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश ने कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी जीते हैं। लेकिन इस बार मौसम की मार ने गेहूं के उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें इस बार मंडियों में भी देखने में आ रहा है कि गेहूं कम आ रहा है। और उसी के साथ जब किसानों से बात करते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि गेहूं के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण तापमान का एक साथ बढ़ना रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में ही मौसम गर्म हो गया और 1 से 2 डिग्री तापमान यदि सामान्य से अधिक हो जाता है तो गेहूं के उत्पादन पर 5 से लेकर 15% तक की गिरावट आ जाती है। और ये इस बार हुआ, ऐसा एक बार 2010 में भी हुआ था और इस बार ये हुआ। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां गेहूं 1 एकड़ में 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ निकलना था, वो गेहूं 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक ही सीमित रह गया। जहां पर बिजाई समय से की गई थी वहां पर इस तरह की गिरावट कम आई, दाना कम सिकुड़ा, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो बढ़ने से जब गेहूं दूधिया दशा में होता है तो उस दशा में यदि तापमान ज़्यादा होगा तो गेहूं का जो दूध है या गेहूं का जो अंदर रस है वो सूखना शुरू हो जाता है दाने से और दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। गेहूं के तूड़ सूख जाते हैं, जिसकी वजह से दाने में पूरे तरीके से सिकुड़न आ जाती है। पछेती बिजाई में समस्या बहुत ज़्यादा आई है, तो इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में कह सकते हैं कि इस बार 20% के लगभग कमी आई है और जिसका सीधा नुकसान गेहूं की किसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है, क्योंकि उसे प्रति एकड़ लगभग 10 से 12,000 15,000 तक का भी नुकसान 1 एकड़ में हुआ है। तो इसके पीछे कारण ये भी हो रहा है कि गेहूं की बिजाई यदि किसान समय से करता है तो उत्पादन में तापमान ज़्यादा बढ़ने से गिरावट नहीं आती, लेकिन उस समय फास्फोरस वाली खादें किसान को समय से उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से थोड़ी बिजाई पिछड़ी। तो उसकी वजह से भी देर से बिजाई होना भी इसका एकमात्र कारण रहा कि गेहूं के अंदर गिरावट आई, क्योंकि यदि तापमान बढ़ता है बाद में तो उससे समय से। मैं एक छोटा सा किसान हूं, 3 एकड़ की जिम्मेदारी करता हूं, तो उसमें हर बार से अब की बार कम फसल का उत्पादन हुआ है, क्योंकि अब की बार गर्मी जो है वो समय से पहले आ गई थी। हर बार जो कटाई का सीज़न होता है वो अप्रैल माह में होता है, लेकिन अब की बार तो
मार्च में ही गेहूं पककर तैयार हो गया, जिससे लगभग 20 दिन पहले पकने के कारण उसका जो दाना है वह छोटा हो गया और जो औसतन पैदावार 50 से 55 मन की होती थी वो 35 से 38 मन पे आ गई। जब 10 से 12 मन की एवरेज प्रति एकड़ कम हुई है तो ये है कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान एक किसान को हो रहा है। 3 एकड़ की पैदावार में लगभग मुझे खुद ही 30 से 35 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। अब की में बात करेंगे पलवल की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पलवल के डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि हेल्थ मेले में उपस्थित लोगों का सामान्य चेकअप किया गया और साइकोलॉजिकल टीम द्वारा मेंटल हेल्थ चेकअप भी किया गया। इसके अलावा डेंटल सर्जन द्वारा ओरल हेल्थ चेकअप किया गया। लोगों को कैंसर के बारे में भी जागरूक किया गया। डॉक्टर द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की गई और आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने लोगों को आयुर्वेद से बीमारियों को दूर भगाने के बारे में भी जानकारी दी और मरीजों की जांच कर दवाइयां भी वितरित की। उन्होंने कहा कि हेल्थ मेला लगाने का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और लाभार्थी रोहित ने बताया कि मेले में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हेल्थ मेले का आयोजन होने से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूं और मेरी बात को नोट भी कर लेना और लिख भी और कैमरे में कैद भी कर लेना कि हरियाणा में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी किसी जिले की होगी और है तो पलवल हुआ नंबर 1। पूरा देश देख रहा है कि हमारा भविष्य कहां बनेगा, पलवल में बनेगा। दो 2014 से पहले क्या हालत थी, मैं देश और हरियाणा की पलवल और फरीदाबाद की कह रहा हूं। शिक्षा संस्थानों की बिल्डिंगें कैसी थी, सड़कों का क्या हाल था, नहरों का क्या हाल था। फरीदाबाद के बॉर्डर से चलते थे, होडल बॉर्डर पहुंचते 2 से 2.5 घंटे लगते थे और मैं आज एफिडेविट दे सकता हूं फरीदाबाद के बॉर्डर से चलना 45 से 50 मिनट में आप होडल के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इनिशियल इसकी डीपीआर बनी थी ना, पलवल का उसमें एलिवेटेड पुल था, पलवल का एलिवेटेड पुल नहीं था जब वो जो ये हाईवे पास हुआ था, ना बिटला का था, ना सीकरी का था, ना बाउंड्री केड़ा का था, न बावरी बोर्ड का था। बल्लागढ़ का भी 75 मीटर का था जो बाद में देख सकते मेरे कहने से। अभी कल भी मीटिंग से मिला और एडिशनल पास करा रहे हैं, अगले 10 दिन में और एडिशनल होगी। यही आप दिल्ली प्रोग्राम बॉम्बे देखिए, बिडकोला से सीधा आप दिल्ली जाएंगे, सीधा बॉम्बे चले जाएंगे, सीधा ये पलवल भी तो है। जेल एयरपोर्ट के लिए नया निकाल रहे हैं। आप पलवल से जाएंगे, आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पलवल से चलेंगे तो आप 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन मैं एफिडेविट लिख कर दे सकता हूं, पलवल से चलना 45 मिनट में आप जेल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 45 मिनट। कॉरिडोर रेलवे आ रही है,
उसका सर्वे रीकेटिवेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, सर्वे शुरू हो गया। जो पर्वत आप कल्पना कर सकते हैं कि 500 दिन में आपका केडीपी और केपीपी बन के तैयार हो गया, 500 दिन में। तो ये सारी बातें और अभी आने वाले दिन में महीनों में ही बता रहा हूं आपको एक और बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं कि आप गुड़गांव फरीदाबाद से चलेंगे तो आपको 15 मिनट में गाजियाबाद पहुंचाएंगे, 15 मिनट में फरीदाबाद से गाजियाबाद, फरीदाबाद से 15 मिनट में गाजियाबाद। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।